हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन बर्ड्स में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 12 का जो पर्यावरण का चैप्टर चल रहा था, हमारा पर्यावरण व प्राकृतिक संसाधन, इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज का जो हमारा चैप्टर चल रहा था, उसमें एक वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं। इसके बाद अगला जो हम देखेंगे, हमने समझा पिछले वीडियो में कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है और किस कारण वो बढ़ रहा है। हमें पता है कि भूतापीय मंडल जो हमारा पृथ्वी पर बढ़ रहा है वो किस कारण हो रहा है। हमने ये इस पिछली वीडियो में रीड कर लिया था, अध्ययन कर लिया था कि क्या क्या ऐसे रीजन है जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है। आज हम जो देखेंगे इसके प्रभाव देखेंगे, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि हमने इसके प्रभाव देखने की वातावरण का बढ़ता तापमान। पिछले 10 सालों में हम देखते हैं धरती के औसत तापमान में 0.3 से लेकर 0.6 डिग्री तक सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है तापमान में। हम देखते हैं कि जो पहले सर्दियां थोड़ा ठीक ठाक पड़ती थी, अब कम पड़ने लग गई सर्दियां। पहले हम देखते थे अक्टूबर से सर्दियां शुरू हो जाती थी, अब जाके कहीं दिसंबर में हमारी सर्दी शुरू होती है। ये सब किसके कारण हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण। क्यों? क्योंकि हमारी जो भूमि की सतह है वो गर्म होती जा रही है और इस आधार पर हमारी सर्दियां कम हो गई हैं। तो आशंका के जताई जा रही है कि आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ोतरी ही होगी, कम नहीं होगा। 1895 के बाद 2012 को जो सबसे गर्म साल के रूप में दर्ज किया गया था। ये हमने देखा क्यों गर्म नाम क्यों आया? क्योंकि पृथ्वी की दिनों दिन जो तापमान की स्थिति है बढ़ती जा रही है। अब हमने देखना है कि समुद्र सतह से बढ़ोतरी, ग्लोबल वार्मिंग से धरती की तापमान बढ़ रहा है, हमें पता है। इससे क्या हो रहा है? हमारे जो ग्लेशियर है, यानी कि जो बर्फ है हमारी, वो पिघल रही है और कई स्थानों पर यह प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। ग्लेशियर की बर्फ के पिघलने से क्या होगा? हमें सबको पता है कि हमारे पृथ्वी पर 97% तो क्या है? पानी ही है। 70% पृथ्वी पर पानी है और उसके बाद पीने लायक पानी, तो 97% हमारा खराब पानी और थोड़ा सा पानी हमारा पीने लायक है। और ये जो बर्फ का ग्लेशियर जो हमारा है ये पिघल रहे हैं और पिघलने के कारण समुद्र में पानी ये बढ़ता चला गया है। और जो समुद्र में पानी बढ़ेगा तो क्या होगा? 70 से ज्यादा % ऊपर चला जाएगा ना हमारा पानी का। तो ये सतह से बढ़ोतरी होती रही है और समुद्रों की सतह बढ़ने से प्राकृतिक तटों की क्या हो जाएगी? कटाव भी हो जाएगा। क्योंकि समुद्रों के सहारे जो हमारी बसावट है, ज्यादातर तो शहर भी पहले से भी हम इतिहास में भी देखते हैं कि जो हमारी जो बसने की स्थिति है वो समुद्र के या जल के किसी साधन के पास बसते हैं, यानी कोई नदी है, कोई तालाब है, कोई समुद्र है, उसके सहारे बसावट होती थी। तो आज भी यही स्थिति है कि हम इसके सहारे बसते हैं। और जब जल स्तर बढ़ेगा ग्लेशियर के पिघलने से, तो उससे क्या होगा? जो प्राकृतिक तट बने हुए हैं समुद्रों के, वो क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे और इससे एक बड़ा हिस्सा डूब जाएगा और इन रहने वाले अधिकांश लोग बेघर हो जाएंगे। हमें पता है अभी तक समुद्र जल स्तर बढ़ने से दुनिया के कितने द्वीप? 18 द्वीप जलमग्न हो चुके हैं, मतलब जल में समा चुके हैं। भारत में ही 54 द्वीपों के समूह समुद्र सुंदरवन पर खतरा मंडरा रहा है। हमारा सुंदरवन जो है वो कितने द्वीपों का समूह है? अंडरलाइन करना, 54 द्वीपों का। ऑकलैंड में जो है न्यूजीलैंड 10 साल की आबादी वाला किरबती द्वीप, और ये भी क्या हो रहा है? इसके भी संकट में है। कौन सा? न्यूजीलैंड। 10 लाख की आबादी। अब बताओ, 10 लाख की आबादी है और वो पानी की सतह में डूबता जा रहा है, पानी में डूबता जा रहा है। तो क्या भारत के असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच स्थिति दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? माजुली। बाढ़ के खतरे के कारण इस क्षेत्रफल का 1287 वर्ग किलोमीटर से घटकर 557 वर्ग किलोमीटर रह गया। यानी कितना था ये माजुली द्वीप का क्षेत्र? 1287 वर्ग किलोमीटर, और अब कितना रह गया? मात्र 557 वर्ग किलोमीटर रह गया। कितना इसका पृथ्वी एक जो द्वीप का स्थिति थी, पृथ्वी स्थिति थी, वो पानी में डूब गई। अब इसके प्रभाव से, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से 14 द्वीप 2020 तक, हमारी वर्तमान की स्थिति बता रहे हैं हम, 2020 तक 14 द्वीप पूरी तरह से समाप्त होने की संभावना है। यानी कि इतने 14 द्वीप तो पूरी तरह हमारे पानी में डूब जाएंगे। ये तो था इसका समुद्रों के आधार पर असर। अगला है मानव स्वास्थ्य पर असर। भाई इससे हमें देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा तो किस पर प्रभाव पड़ा है? मनुष्य पर। और इसके साथ गर्मी बढ़ने से क्या हो गया? मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर समझते हैं ना, पीलिया जिसको हम अपनी साधारण भाषा में बोलते हैं, संक्रमण रोग बढ़ रहे हैं। वह समय की जल्दी आ सकता है जब
हम में से अधिकांश को पीने के लिए स्वच्छ जल नहीं मिलेगा, खाने के लिए ताजा भोजन, श्वास लेने के लिए शुद्ध हवा नसीब नहीं होगी, तो क्या होगा? हम सब मृत्यु के ग्रास हो जाएंगे या फिर विभिन्न बीमारियों के कारण बन जाएंगे। आगे है, ये तो था मनुष्य पर प्रभाव। अब देखते हैं हम पशु पक्षियों व वनस्पतियों पर इसका असर, क्योंकि इसका असर तो वनस्पतियों पर भी पड़ेगा, पशु पक्षियों पर भी पड़ेगा, और पशु पक्षियां इनका गहरा असर ज्यादा पड़ेगा। माना जाता है गर्मी बढ़ने के साथ ही पशु पक्षी और वनस्पतियां धीरे धीरे उत्तरी पहाड़ी इलाकों की ओर, किधर? उत्तरी पहाड़ी इलाकों की ओर प्रस्थान कर जाती हैं, लेकिन इस प्रक्रिया के कुछ अपना अस्तित्व ही खो देती है। जब इतना लंबा सफर पशु पक्षी करेंगे तो क्या होगा? उनका क्या होगा? रास्ते में तो उनकी मृत्यु ही हो जाएगी ना। इस कारण पक्षियों और वनस्पति पर ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज्यादा असर हो रहा है। अगला जो असर है हम देखते हैं इसका प्रभाव शहरों पर। हम देखते हैं कि आज आजीविका उपार्जन के लिए, या मान लें हम अपनी जीविका को चलाने के लिए अधिकांशतः लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ बस रहे हैं? शहरों में बस रहे हैं। अब वहां जाकर के क्या हो गया कि जगह थोड़ी पड़ गई, लोग अधिक हो गए, गर्मी में अधिक गर्मी और सर्दी में अधिक सर्दी पड़ने पर घरों में एयर कंडीशन का उपयोग बढ़ने लग गया। एयर कंडीशन हम जानते हैं एसी, उसको हम गर्मियों में तो खूब उससे इस्तेमाल करते हैं और सर्दियों में गर्म रखने के लिए, जिससे न केवल ऊर्जा की खपत बढ़ रही है बल्कि वातावरण में कौन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की गैस की मात्रा भी बढ़ रही है, CFC की भी मात्रा बढ़ रही है, और जो सीधा ओजोन परत को प्रभावित करती है। यानी कि हमने देखा था पिछले वीडियो में कि किस प्रकार ऊपर से सूर्य की पराबैंगनी किरणें हैं वो किसको प्रभावित करती है? ओजोन परत को। ओजोन परत उनको रोकती है, लेकिन ओजोन परत भी क्या करे, नीचे से उसको CFC गैस टक्कर लगा रही है और उसको पतला करती जा रही है, उसको हानि पहुंचा रही है। तो ओजोन परत हमारी कब तक रक्षा करेगी? उसमें धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? छिद्र होता जा रहा है। तो CFC नीचे से प्रभावित करती है, पराबैंगनी किरणें ऊपर से ओजोन परत को प्रभावित करती है, तो ये बीच में फंस रही है और पतली होती जा रही है, इसके कारण इसमें होल हो गया है। तो ये हमारा प्रभाव था ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग का। अब हम देखते हैं ग्रीन हाउस गैस के मुख्य कारक, यानी किन के आधार से ग्रीन हाउस गैस बढ़ती है, यानी कि मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इमिशंस। देखो पावर स्टेशन से कितना परसेंट होगा? पावर स्टेशन 21.3% मात्र। इंडस्ट्री से यानी कि उद्योगों से कितना? 16.8%। यातायात गाड़ियों से कितना? 14.4%। खेती किसानों के उत्पादन से 12.5%। जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल करने से 11.3% बढ़ रहा है, और रहवासी क्षेत्रों में प्रतिशत है, यानी कि जो जनता रहती है उसकी गंदगी से 10.3, बायोमास जलने से 10.0, और कचरा जलाने से भी हमारे ग्रीन हाउस गैस का बढ़ोतरी हो रही है 3.4। ये ऐसी स्थिति है जिसके कारण ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य कारक हैं। हमने देखा पावर स्टेशन, इंडस्ट्री, यातायात गाड़ियां, खेती, किसानों के उत्पादन, जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल, रहवासी क्षेत्रों का प्रतिशत, बायोमास के जलने से प्रतिशत, कचरा जलाने के प्रतिशत, ये सब हमारे ग्रीन हाउस गैस को बढ़ाने के कारक हैं। आगे देखते हैं हम स्टेप्स टू स्टॉप ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि हमें कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए, कैसे स्टेप्स उठाने चाहिए जिससे हमारे ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सके। हमें अभी पता लगा कि ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है कैसे बढ़ रही है, हमारी पृथ्वी जल रही है, और इसके जलने से क्या हमारे पास जो सूर्य की सीधी किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें हमारी पृथ्वी पर आ रही है, तो हम इसको कैसे रोके ग्लोबल वार्मिंग को? जो हमारे भूमंडलीय का तापमान हो रहा है, बढ़ रहा है, इसको हम कैसे रोकें? कैसे उपाय अपनाएं कि जिससे ये ग्लोबल वार्मिंग रुक जाए और हम सामान्य स्थिति में आ जाए? तो इस हमें निम्न बिंदुओं को देखेंगे। सबसे पहले देखो, ये जरूरी है कि अपने आसपास का पर्यावरण कैसा होना चाहिए? हरा भरा होना चाहिए, यानी कि सबसे ज्यादा हमें क्या लगाने चाहिए? पेड़ पौधे लगाने चाहिए, अपने आसपास साफ रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए, हरे भरे पेड़ लगाने चाहिए, जिससे कि हमें ऑक्सीजन अधिक से अधिक मात्रा में मिल सके। दूसरा, कार्बनिक ईंधनों के प्रयोग में कमी लाएं, कि अगर हम जब ये कोयले हैं, लकड़ियां हैं, इनको हम जलाएंगे तो इससे धुआं उठेगा, धुएं से क्या होगा? हमारे ये गैसें बढ़ेंगी। अगला, कार्बन मुक्त ऊर्जा संसाधन जैसे सूर्य, हम आजकल हमें जब पता है कि सूर्य ऊर्जा का, सौर ऊर्जा के संसाधन चले हुए हैं, सोलर, जो हमारी सरकार भी सोलर प्लांट लगाने से सब्सिडी हमें देती है, तो उनका हमें इस्तेमाल अधिक से अधिक करना चाहिए। वनों को, वन क्षेत्र जो हम काटते हैं, वनों के क्षेत्र की कटाई रोकने के समुचित उपाय
किए जाने चाहिए, यानी कि वनों को कटने से हमें रोकना चाहिए। अगर हम एक पेड़ काटते हैं तो उसकी जगह हमें कितने पेड़ लगाने चाहिए? 10 पेड़ हमें मिनिमम लगाने चाहिए, तभी हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख पाएंगे। अदरवाइज हम भी बहुत जल्द इस पृथ्वी से चले जाएंगे। फिर भी हम इतिहास में नाम दर्ज हो जाएगा कि एक पृथ्वी थी, पृथ्वी पर जनता रहती थी, जनता ये करती थी, जनता वो करती थी, और जनता समाप्त हो जाएगी। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? अपने ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है। रोकने के लिए हमें सबसे ज्यादा क्या? पेड़ पौधे लगाने हैं, पेड़ों को कटने से रोकना है, सूर्य वायु नाभिकीय ऊर्जा संसाधनों का इस्तेमाल करना है, जिससे हम अपनी पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचा सकते हैं। आगे देखते हैं जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक चिंतन। हमें पता है कि जो हमारा पृथ्वी जल रही है, कोई एक देश का विषय नहीं है, कोई हमारे भारत का विषय नहीं है, किसी एक पर्सनल देश का विषय नहीं है, ये पूरे विश्व का, यानी कि पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। जब तक ये सारे वर्ल्ड वाले कंट्रीज, ये सारे मिलके कंट्रीज स्वयं इसका बैठ करके कोई ऐसा चिंतन मनन नहीं करेंगे, ये सॉल्यूशन नहीं होने वाला। इसी को ध्यान में रखते हुए जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक चिंतन, यानी कि ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑफ क्लाइमेट चेंजेस का जो चल रहा है, ये हमें इसमें देखनी है कि कैसे लोग इसकी चिंता कर रहे हैं और चिंतन के लिए वो क्या क्या कार्य कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया के द्वीपों का तो अस्तित्व संकटग्रस्त हो ही रहा है। हमें पता है कि कैसे पानी की मात्रा, ग्लेशियर हमारे पिघल रहे हैं, पिघलने से समुद्र जल बढ़ रहा है, समुद्र जल के बढ़ने से जो द्वीप हैं वो पानी में डूब रहे हैं और मानव जाति पर विपरीत प्रभाव, इसके साथ प्राकृतिक आपदाएं भी आ रही है। कैसे? बाढ़ आ रही है, सूखा, कहीं तो बाढ़ है और कहीं सूखा है, और कहीं समुद्री तूफान आदि प्रवृत्तियों के कारण भी हम इसकी संकट में आ रहे हैं। हमने देखा कि प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से हम देखते हैं कि हम अंधाधुंध कोयले की खानों से रसायन, जो हमारे खनिज है उनका दोहन करते हैं, पेड़ों को लगातार काटे जा रहे हैं। तो ये सब क्या है? हमारे प्राकृतिक संसाधन है जिनको हम लगातार दोहन किए जा रहे हैं, और इससे हमारा पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ओजोन परत में छेद हो जाने से पृथ्वी की पराबैंगनी किरणें भी इसको ओजोन परत नहीं रोक पा रही है, और इस कुल मिलाकर प्रकृति के निर्मम संहार के चलते उत्पन्न जलवायु परिवर्तन आज विश्व के सामने सबसे ज्वलंत और मुखर चुनौती बन गई है। कैसे? इस दिशा में दुनिया भर के देशों लोगों ने ध्यान आकर्षित हुआ। सबने देखा कि हम कोई जीवित नहीं रह पाएगा ऐसी स्थिति में। तो सबसे पहले क्या हुआ कि पहली बार वैश्विक स्तर पर, यानी कि पूरे विश्व के स्तर पर, देखो वैश्विक स्तर यानी कि पूरे विश्व स्तर पर 5 से 16 जून 1972 के मध्य स्टॉकहोम, कहाँ है ये? स्वीडन में है, मानवीय पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन हुआ। हमने देखा, हम जानते हैं ना 5 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं? पर्यावरण दिवस मनाते हैं ना 5 जून को। क्यों मनाते हैं? इसी के कारण मनाते हैं कि जो 5 जून से पूरे विश्व के लोगों का ध्यान गया, पूरे विश्व का ध्यान गया कि किस प्रकार हमारी पृथ्वी जल रही है, उसको बचाना हमें है। तो उसको बचाने के लिए पहली बार एक ये सम्मेलन किया गया, और कहाँ? स्टॉकहोम में। और ये कहाँ है? स्वीडन में है। और 5 जून से 17 जून 1972 के मध्य ये सम्मेलन हुआ, और इसमें जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। इस सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ, यानी कि 10 साल के बाद 10 से 18 मई 1982 में कहाँ? नैरोबी कहाँ है? केन्या में राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ, जिसमें पर्यावरण से जुड़ी विभिन्न कार्य योजनाओं के घोषणा पत्र का स्वीकृति की गई, यानी कि घोषणा पत्र बनाया गया इसमें। और उसके बाद 20वीं वर्षगांठ पर 20 साल बाद स्टॉकहोम में फिर से सम्मेलन हुआ, और वो कब हुआ? 3 से 14 जून के 1992 वर्षगांठ से 3 से 14 जून 1992 को रियो डी जेनेरियो, ये कहाँ? ब्राजील में हुआ, संयुक्त राष्ट्र पृथ्वी सम्मेलन हुआ। इसमें पर्यावरण विकास को अनिवार्यतः स्वीकार कर लिया गया, और पृथ्वी के पर्यावरण के सभी देशों के सामान्य अधिकारों एवं कर्तव्यों को सैद्धांतिक रूप से इसको स्वीकार किया गया, परिभाषित किया गया कि हमें सिद्धांत के रूप में इसको स्वीकार करना है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें प्राथमिकता देनी है कि किस प्रकार हमारा पर्यावरण सही रहे। और इस आधार पर ये सम्मेलन, विभिन्न सम्मेलन हमने देखे। स्टॉकहोम सम्मेलन, पहला सम्मेलन कहाँ? स्टॉकहोम में हुआ। कब? 5 से 16 जून को, ठीक है।
कब? 1972 में। तो ये हमारा एक एक नंबर के क्वेश्चन है, इनको रीड करना, अच्छे से याद करना। इस सम्मेलन के दौरान, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन के दौरान जलवायु परिवर्तन को चुनौती से निपटने के लिए सार्थक प्रयासों हेतु जलवायु परिवर्तन पर कौन? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC नामक संधि हस्ताक्षरित की गई। यानी एक संधि हुई, उसका क्या नाम दिया? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। शॉर्ट रूप में हम क्या कहेंगे इसको? UNFCCC। पिछले साल इसमें एक नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है कि UNFCCC का पूरा नाम बताइए, तो हमने याद रख लेना है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये वह जिसके तहत जलवायु परिवर्तन पर पहला संयुक्त सम्मेलन, अब हम देखते हैं इसमें पहला संयुक्त सम्मेलन COP1 वर्ष 1995 में बर्लिन जर्मनी में हुआ। तब से अब तक इसके 20 वार्षिक सम्मेलन हो चुके हैं। इसके आगे का हम अगली वीडियो में देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ जलवायु परिवर्तन, संयुक्त राष्ट्र संघ समझते हैं ना, संयुक्त राष्ट्र संघ जो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, लगभग इसके 193 देश कैंडिडेट हैं, सदस्य हैं। और इसने जो क्या परिवर्तन, इस सम्मेलन जो 2014 का सम्मेलन था उसमें क्या किया गया या UNFCCC के द्वारा क्या हुआ, ये सारा हम इसमें अगले वीडियो में रीड करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसको आप तब तक ध्यान से पढ़ें और अपना पूरा, इसमें जहां भी तुम्हें कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगी। धन्यवाद।